राजेश भाई, क्या आपको लग रहा है कि अब राहुल गांधी मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं? कल तक तो यही कहा जाता रहा कि मोदी के सामने कोई नहीं, एक अकेला सब पर भारी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारा खेल बदल गया? देखो, राजनीति जो है वो पिच पर टिककर खेलने की चीज है। जो उसमें जल्दबाजी कर लेता है वो हिट विकेट हो जाता है। जो हताश और निराश होकर उसको छोड़ देता है वो राजनीति से बेदखल हो जाता है। राहुल गांधी ने पिछले 10 साल के अंदर जितनी गालियां खाई, वो बीजेपी के सोशल मीडिया से, ट्रोल आर्मी से, खुद नरेंद्र मोदी और उनके सारे नेताओं से, जितने चुनाव वो हारे, उससे ज्यादा जितना कांग्रेस के भीतर से उनके ऊपर हमला हुआ और बहुत सारे लोग जो है उनको चुनौती देते हुए, उनको टारगेट करते हुए कांग्रेस छोड़ के चले गए, जिनका अस्तित्व ही गांधी परिवार से था। ऐसे 24 नेता एक साथ चले गए कांग्रेस से। उसके बावजूद भी कांग्रेस को बचाए रखने के लिए उन्होंने जो खुद पर सारी चीज लेकर संघर्ष किया, उसका ये नतीजा है कि जिसको बिल्कुल नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर गुजरात की राजनीति में पेश किया गया था, वो ही आज जो है उनके नाक में दम कर रहा है। आप देखिए कि एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस जो है वो 100 सीट तक नहीं पहुंची, 99 पर अटकी है। उसके बावजूद भी देश में माहौल ये है कि कांग्रेस जीत गई है, राहुल गांधी जीत गए, नरेंद्र मोदी हारे। ये जो नैरेटिव आज लोगों के बीच में खड़ा हुआ है, वो सिर्फ कांग्रेस की सीट को नहीं देखते कि कांग्रेस 99 जो गणित लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी या 99 पर खुश हो रहे हैं, वो 99 पर खुश नहीं हो रहे हैं। वो उस चीज पर खुश हो रहे हैं कि जो राजनीति उन्होंने की उससे भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, वो 240 पर अटक गई और मोदी सरकार जो है वो फिर से नहीं आई। अब जो है वो एनडीए सरकार आई। तो ये बहुत बड़ा भारत की राजनीति के अंदर एक बदलाव है कि जिसमें एक अजय दिखने वाली ब्रांड, जिसके मुकाबले कोई नहीं था, मैं अकेला, मेरे सामने कौन है, और ऐसा एक नैरेटिव लोगों के अंदर भी बना था कि भाई नरेंद्र मोदी को हटाना है, लेकिन लाएंगे किसको। तो ये जो विकल्प शून्यता जो खड़ी की थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार से, उस विकल्प शून्यता के सामने नरेंद्र मोदी राहुल गांधी ने जो है वो जनता को लाके खड़ा कर दिया। और जनता का जो चेहरा था, वो चेहरा उन्होंने किसको बनाया? तो देश के संविधान को बनाया। तो जो सवाल लोग पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन, उसका जवाब राहुल गांधी ने ढूंढ लिया कि आपके खिलाफ जो है वो देश का संविधान है। और देश का संविधान क्या कहता है? वो कहता है जो आपने 10 साल के अंदर जिसमें से कोई काम नहीं किया है, और जो संविधान कहता है उससे सारा विपरीत काम आपने किया है। बस ये नैरेटिव जो है, हम जानते हैं कि जनवरी महीने में जब राम मंदिर का में रामलला की स्थापना हुई, उस वक्त इस देश के अंदर कोई नहीं कह सकता था, हम भी जो है कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते थे कि नरेंद्र मोदी जो है 272 तक नहीं पहुंचेंगे। सारे लोग कहते थे कि नहीं, कितनी सीट से जीतते हैं वो देखना है, नरेंद्र मोदी तो आ ही रहे हैं, कितने बड़े विजय से आ रहे हैं वही अब तो देखना बाकी है। उस चुनाव को आखिरी के 3 या 4 महीने के अंदर राहुल गांधी, और राहुल गांधी को इसलिए मैं कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन पूरा साथ में लड़ा है, लेकिन राहुल गांधी ने जो फ्लैक्सीपन दिखाया अपना, जिस प्रकार से वो ऐसे अड़ग नहीं रहे कि हम तो राष्ट्रीय पार्टी है, हम बड़ी पार्टी है, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, हमने इतने साल इस देश के अंदर शासन किया है, वो सारी चीजों को छोड़कर पहली बार कांग्रेस जो है वो अपने इतिहास में कम से कम सीटों पर लड़ी और बहुत सारी चीजों तो त्याग के उन्होंने कुछ पाया है। उस वक्त लोग आलोचना कर रहे थे कि आप 300 सीट पर लड़ रहे, सत्ता कैसे आएगी आपकी। लेकिन उन्होंने जो है सारे जो अहंकार है, अहम है, बड़ी पार्टी होने का जो एक दिमाग के अंदर चलता है, वो सारी चीजों को दरकिनार करके कम सीटों पर लड़े और बहुत सारी सीट जहां जीत सकते थे ऐसे अपने पार्टनर्स को दी। और उसका परिणाम जो है हमको देखने को मिला। ये बिहार, कर्नाटक, ये 2 एक स्टेट ऐसे हैं जहां पर जिस प्रकार का गणित दिख रहा था चुनाव के दौरान, उससे विपरीत परिणाम आए।
वरना आज जो है नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे। अगर 20 सीट का खेल होता था, ये 240 से 220 हो जाते, वही 20 इस तरफ हो जाते, तो खेल पलट गया होता। लेकिन सबसे अच्छी चीज यह है कि इस मैंडेट के बाद राहुल गांधी एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हर रोज नरेंद्र मोदी को जो है, जितना चुनाव के परिणाम में उन्होंने कमजोर नहीं दिखाया, उससे ज्यादा कमजोर जो है वो हर दिन हर रोज नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं, वो संसद के भीतर हो या सड़क पे। और पहली बार राहुल गांधी ने यह काम भी किया है कि चुनाव खत्म होने के बाद, जैसे कांग्रेस जो है वो अपना एसी चैम्बर पकड़ लेती थी, उससे एकदम अलग, संसद खत्म हुई उसके बाद जो है वो हाथरस चले गए, हाथरस से सीधा गुजरात चले आए, गुजरात से जो है मणिपुर चले गए, मणिपुर से आसाम चले गए। तो पूरे देश के अंदर उनका दौरा चालू है और वो वही जगह जा रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी जाने से कतरा रहे हैं। हर चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात आते थे, कमलम के अंदर बहुत बड़ा रोड शो होता था, उनका जो है स्वागत होता था और एक बड़ी जनसभा गुजरात में होती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद अभी तक गुजरात नहीं आए। तो ये सबसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जो बदलाव है। दूसरी चीज, राहुल गांधी गुजरात में आए, गुजरात में आकर कांग्रेस पर एक टिप्पणी करके चले गए, उसके बाद आज गुजरात में जो है वो कांग्रेस न्याय यात्रा के रूप में सड़क पर आने की तैयारी कर रही है। जो कांग्रेस है वो राजकोट में जो अग्निकांड हुआ था उसमें लोगों के साथ खड़े होकर पूरे राजकोट बंद का ऐलान देती है, और जो गुजरात का नागपुर कहा जाता है राजकोट, वो पूरा बंद रहता है। तो अब राहुल गांधी ने अपने खुद के जो है उदाहरण से पार्टी को यह बताया कि अगर आप लड़ते हो, अगर आप शिद्दत के साथ संघर्ष करते हो, तो नरेंद्र मोदी को हराना जो है वो मुश्किल नहीं है बल्कि आसान। और आप देखिए, जो बातें कांग्रेस के बारे में हम कह रहे थे या दूसरे लोग कह रहे थे कि कांग्रेस में बहुत कमजोरी है, संगठन में ये है वो है, नेता जो है अपनी अपनी पार्टी खुद चला रहे हैं, एक ही परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सारी चीजें दिखनी शुरू हो गई। जो पार्टी विद डिफरेंस कहते थे, जो कहते थे हम तो शिस्तबद्ध पार्टी है, हमारे यहाँ जो है नरेंद्र मोदी के इच्छा के बिना जो है तो एक पत्ता तो नहीं हिलता, वही पार्टी के अंदर कितनी सारी चीजें हिल रही है। वो उत्तर प्रदेश हो, वो महाराष्ट्र हो, वो राजस्थान हो, वो खुद गुजरात हो, गुजरात के अंदर बहुत सारे नेता जो है खुलेआम, अभी अभी भरत बोगरा करके बहुत बड़े नेता है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसमें पार्टी के खिलाफ बातें हो रही है। गुजरात के अंदर जहां ऊपर से चिट्ठी आती थी और मुख्यमंत्री निकलते थे उस चिट्ठी में, वही गुजरात के अंदर कांग्रेस से 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हुए कुंवरजी बावलिया को सीएम बनाने की मांग उठी है। और भारतीय जनता पार्टी के हीरा सोलंकी, जो वो कदावर कोली पटेल नेता कहलाते हैं, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि अब की बार जो है वो सीएम कोली पटेल होना चाहिए। यानी कि एक लॉबिंग शुरू हुआ है। वो लॉबिंग इसलिए भी हुआ है कि गुजरात के अंदर अभी सीआर पाटिल ने जो है अपना इस्तीफा देने की बात कार्यकारिणी में कर ली है, लेकिन कार्यकारी प्रमुख अभी तक घोषित नहीं हुए, नहीं उनके नियमित प्रमुख घोषित हुए हैं। जो कांग्रेस में हो रहा था वो अब भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और एक प्रकार से दूसरी जो चीज चल रही है पार्टी के अंदर कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को बहुत सारी चीज दे ली, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो कांग्रेस से गए हुए जो लोग हैं वो प्रेशर बनाने के लिए ये बात कर रहे हैं कि कुंवरजी बावलिया को मुख्यमंत्री बनाओ, जो कांग्रेस से आए हुए हैं और जिनकी बहुत बड़ी वोट बैंक है गुजरात के अंदर। तो एक ऐसा भी प्रेशर हो रहा है कि हर बार जो है पटेल को प्रमुख बनाते हो, पटेल को मुख्यमंत्री बनाते हो, अब जो है मुख्यमंत्री या संगठन प्रमुख ओबीसी से होना चाहिए। तो एक दूसरी आवाज जो है यहां आनी शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें पहले नहीं होती थी, लेकिन अब गृह राज्य गुजरात के अंदर भी ये चीजें हो रही है, लोग मुखरता से बोलने लगे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है ये परिणाम के बाद। तो बिल्कुल जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी क्या बन गए हैं, तो उसका जवाब 100% हाँ में है। क्योंकि अभी जो है क्रीज से बाहर आपको खेलते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे फील्डर जो है वो बाउंड्री पे खड़े हैं, जो पहले सिली पॉइंट पर या फॉरवर्ड शॉट लेग पर या 4-4 स्लिप लगाकर खड़े रहते थे कि जरा सी भी जो है बल्ले की
धार लग जाए तो कैच पकड़ लेंगे राहुल गांधी का। वो कैच पकड़ने की कोशिश में है, लेकिन हो रहा है कि राहुल गांधी सारे लोगों के सर के ऊपर से छक्के मार रहे हैं। और बहुत नैरेटिव जो है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने क्रिकेट का जी, कि सारे तो प्लेयर जो है पहले राहुल गांधी के आजू बाजू ऐसी फील्डिंग लगी रहती थी आक्रामक। अब जो सुरक्षात्मक बातें हो रही है, और धीरे धीरे ये भी हो रहा है कि राहुल गांधी को टारगेट करना हो सकता है कि ये लोग कम कर दे, क्योंकि अब उनको धीरे धीरे पता चल रहा है कि इनको हम ही हीरो बना रहे हैं। जितना आज संसद के अंदर आप देखिए, विपक्ष के बहुत सारे नेता है, लेकिन केंद्र बिंदु कौन रहे? नरेंद्र मोदी के भाषण के केंद्र बिंदु कौन रहे? अमित शाह के भाषण के केंद्र बिंदु क्या कौन रहे? जेपी नड्डा के केंद्र बिंदु क्या रहे? तो आपको पता चलेगा कि जो पहले होता था कि सारा जो आक्रमण नरेंद्र मोदी पर होता था और नरेंद्र मोदी उसको सिंपथाइज कर लेते थे अपने लिए, वही चीज राहुल गांधी के लिए हो रही है। जिनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहते थे, उसके बारे में इतने सीरियस है कि सारे लोगों के भाषण का जो है बहुत बड़ा हिस्सा राहुल गांधी को टारगेट करके किया गया। और उसमें भी राहुल गांधी ने जिस भाषा में उनको जवाब दिया और मुद्दों से उनको जवाब दिया, और सामने जिस प्रकार से व्यक्तिगत आरोप हुए, और उसमें भी स्मृति ईरानी वाला जो मास्टर स्ट्रोक मारा है राहुल गांधी ने, वो तो एकदम बढ़िया है। तो लोगों के अंदर दो कैरेक्टर अब जो है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो किसी को भी अच्छा बुरा कह रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपना एक ऐसा कैरेक्टर खड़ा कर रहे हैं जो मुद्दों पर बात करते हैं, जो लोगों की समस्या को एड्रेस करते हैं, जो है व्यक्तिगत तौर पर ये दिखाते हैं कि राजनीति जो है वो मर्यादा से करनी चाहिए। जो हारना और जीतना तो होता रहता है, इसमें कई बार कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन उससे जो है द्वेष नहीं करना चाहिए। कमजोर लोग हैं, वो ट्वीट में लिखते हैं कि कमजोर जो लोग हैं वही ये काम करते हैं। तो एक तरफ से अपने लोगों को संदेश देते हुए नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाने का भी जो मौका जो है वो राहुल गांधी नहीं छोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम सटीक राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, और उससे अभी लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये इससे भी बड़ी चुनौती बनकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाए। राजेश भाई, अब अंतर्विरोध जो है जो खुल करके गुजरात में भी आप इस पर चर्चा कर चुके हैं, गुजरात में भी वो अंतर्विरोध आ गया है कि अब जो है दिल्ली से लेटर नहीं चल पा रहा, दिल्ली के लीडर को लोकल नेता बदल दे रहा है, बोला ये नहीं चलेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जी की जो है नरेंद्र मोदी जी की जो सत्ता है, उनका जो साम्राज्य था, या उनका जो उनकी लोकप्रियता थी, या उनकी जो चकाचौंध थी, वो गुजरात में भी खत्म हो रही है? देखिए, पहले तो मैं मानता ही नहीं कि मोदी जी की पार्टी के भीतर में कोई लोकप्रियता थी। उनके पास सत्ता थी, और सत्ता के साथ ये सारे लोग थे, या सत्ता के द्वारा उन्होंने जो डर पैदा किया था पार्टी के भीतर कि हम किसी को भी जो है नेता बना सकते हैं, और किसी नेता को जो है रातों रात कार्यकर्ता बना सकते हैं, वो जो डर है उसके चलते लोग नरेंद्र मोदी के साथ थे। जैसे जैसे लोगों को लगेगा कि सत्ता से दूर हो रहे हैं या सत्ता में कमजोर पड़ रहे हैं, तो ये सारे जो लोग हैं वो उनसे धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी को भी जो है मोदी से मोहब्बत नहीं है। जैसे मोदी को सत्ता से मोहब्बत है, ये लोग भी ऐसे हैं। तो ये लव ट्रायंगल जैसा है, और उसमें जो है वो महबूबा जो है वो कुर्सी है, और उसके चाहने वाले सारे लोग हैं, जो मोदी भी है, मोदी के साथ जो लोग हैं वो। तो अब ये खेल शुरू हुआ है, और हमेशा खेल के अंदर ये होता है कि आप कोई भी खेल देखेंगे, अगर बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कोई भी, उसमें सेट होते हैं, 5 सेट होते हैं, 7 सेट है कोई। तो जब सामने वाला एक के बाद एक सेट हारने लगता है, तो दूसरी तरफ जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अभी जो है पार्टी के भीतर जो लोग सहमे हुए थे, जो लोग बोल नहीं पा रहे थे, गडकरी जैसे लोगों की ताकत अब धीरे धीरे लोग बनना शुरू करेंगे। लेकिन लोगों को लगता था कि मोदी के खिलाफ बोलना यानी राजनीतिक जो है कैरियर खत्म कर देना, पॉलिटिकल सुसाइड कर लेना। तो ऐसे लोग चाहते हुए भी नहीं बोलते थे, पार्टी के अंदर बने रहे थे। कांग्रेस में जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में दूर दूर तक दिखती नहीं थी।
अब जो है वो दिख रहा है कि ये हो सकता है कि मोदी जी 2 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के धुरी बनके नहीं रहे, तो जो दूसरी धुरी तैयार हो रही है उसके तरफ लोग जाना शुरू करेंगे। ये ग्रेविटी का सिद्धांत है और उसी पर जो है पॉलिटिकल लोग काम करते हैं। तो अभी स्थिति ये बन रही है धीरे धीरे। योगी को खत्म करने की कोशिश के अंदर मोदी जी खत्म हो गए, वहां से जितनी सीट कम हुई उतनी सीट जो है वो बहुमत से दूर रह गए। तो एक तो खामियाजा ये उनको भुगतना पड़ा है। दूसरी चीज, जहां जहां पर सीनियर लोगों को साइड में डालकर किसी भी को मुख्यमंत्री बना देंगे, ये जो रवैया था उससे जो सीनियर आहत थे वो भी अब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। लेकिन एक जमीन तैयार करने की देरी है। जब वो जमीन तैयार हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि नहीं, अब खुले में बोलने से या पार्टी के अंदर आवाज उठाने, जैसे अडवाणी के वक्त उमा भारती ने आवाज उठाई थी कारोबारी के अंदर, तो हो सकता है कि प्रदेश की या देश की कार्यकारिणी, अभी प्रदेश की कार्यकारिणी में तो आवाज उठना शुरू हुआ है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हो सकता है कि कोई ऐसा खड़ा हो जाए और वो कह दे कि ये जो प्रकार से आप पार्टी चला रहे हो वो ठीक नहीं है, और उसके साथ जो समर्थन के अंदर और सारी आवाजें भी उठना शुरू हो जाए। तो मोदी जी का जाना तय है, कब जाएंगे वो सवाल है। और वो जाएंगे तो खुद जाएंगे या पार्टी को डुबो के जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम जिस प्रकार से मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी जो है वो उनके पास कुर्सी नहीं रहेगी तो वो कुर्सी किसी के पास नहीं रहेगी। पाया आप तोड़ समझ देंगे। लेना जी। जिस वक्त उसको लगेगा कि अब सत्ता में बने रहना मुश्किल है, आप देखना देश के अंदर मध्यवर्ती चुनाव आ जाए, ये जो है वो पार्टी को तोड़ देंगे, दो हिस्सों में तोड़ देंगे और ऐसी स्थिति बना देंगे कि उनके जाने के बाद उससे बड़ा कोई नेता पार्टी के भीतर, जो इतिहास जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बनाया है कि सबसे बड़ा नेता मैं, सबसे बड़ा सफल राजनीतिक मैं, सबसे बड़ी जो है पार्टी को एक हाथ पर चलाने वाला व्यक्ति कौन, मैं, तो मुझसे बड़ा दूसरा नहीं निकले और इतिहास के अंदर मैं छोटा ना हो जाऊं। जैसे लोगों को छोटा कर दिया उन्होंने, अडवाणी को छोटा कर दिया, अटल जी को छोटा, उन्होंने सिर्फ नेहरू जी को छोटा नहीं बनाया है, अपने पार्टी के जो नेता है, अपने गुरु है, उन सारे लोगों का कद जो है वो काट के वो बड़े हुए हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके बाद कोई ऐसा बड़ा हो जाए जो नरेंद्र मोदी को छोटा दिखा है। तो वो नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी में से ये मैसेज जाना कि आप यहां से हट जाओ, आप समझ लेना भारतीय जनता पार्टी के 2 हिस्से 3 हिस्से हो जाएंगे। हाँ, एक चीज हो सकती है कि फ्रस्ट्रेशन के अंदर ऐसी स्थिति आ जाए कि मध्यवर्ती चुनाव आए तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे, फिर पार्टी को खुद खोना नहीं है, तो पार्टी ये कहेगी कि भाई आप पर दाव खेल लिया था पिछली बार, आपके नाम पर, आपकी गारंटी पर, आपके चेहरे पर, आपके करिश्मे पर, लेकिन कुछ काम नहीं आया था। तो इस वक्त जो है पार्टी कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेगी, ये तय करे। और उससे उनको पता चल जाएगा कि ये मेरी भी जो है राजनीतिक विदा है। कर्मा जो है वो रिवर्स होकर आपके पास आते हैं। उन्होंने जो अडवाणी जी के साथ किया है, यहाँ केशुभाई पटेल के साथ किया था या शंकर सिंह के साथ किया था, वो सारी चीजें धीरे धीरे जो है वो यही पॉलिटिकल जीवन के अंदर वो देखते जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जमीन तैयार हो रही है धीरे धीरे, और 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। 6 महीने के बाद जब पार्टी के भीतर विपरीत परिणामों से ये और कमजोर होंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर उन्होंने ये कोशिश की योगी को हटाने की, और अगर पार्टी के अंदर डिवीजन उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ, और उन्होंने बहुत सही बात की है कि एक ओबीसी वर्सेस सवर्ण की लड़ाई, यहाँ पर कोली पटेल को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या संगठन में ओबीसी को लाने की बात हो, ये लोग कह रहे हैं कि 1995 के बाद जो है कोई क्षत्रिय नेता, कोई ओबीसी नेता, कोई दलित नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ना प्रमुख बनाए ना मुख्यमंत्री बनाए। और जो परिणाम आए हैं वो परिणाम बता रहे हैं कि संविधान और संविधान के आधार पर आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव पर आपको नुकसान हुआ है। उसका मतलब अब आपको ये वोट बैंक का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी एक भीतर से आवाज आनी शुरू हुई है, और जो ओबीसी नेता है वो अपने आप को जो है वो असहज महसूस कर रहे हैं। वो जो है ये सारा जो नैरेटिव तैयार हुआ है दलितों के बारे में, जिग्नेश मेवाणी जिस प्रकार से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, ठाकुर वोट बैंक इस वक्त कांग्रेस के साथ जैसे एकजुट हुई और 2 सीट पर बहुत बड़ी टक्कर उत्तर गुजरात में दी है,
तो ये सारी चीज बता रही है कि कांग्रेस जो है अपने ओबीसी दलित वोट बैंक को वापिस अपने पास ले रही है और सिर्फ पाटीदार राजनीति कर कर भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे देर तक शासन नहीं कर सकती। यहाँ पर ग्रामीण विस्तार की राजनीति पूरी अलग है गुजरात में। तो यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, यही स्थिति जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हो रही है। तो बिल्कुल पार्टी के भीतर भी एक ये सोशल इंजीनियरिंग हो रहा है कि भाई अब जो है जो पिछड़े लोग थे, दबे हुए लोग थे, वो आवाज उठाने लगे हैं। वो कहने लगे कि आप प्रतीक के रूप पर राष्ट्रपति दे दो, प्रतीक के रूप पर जो है किसी और को वहां पर बिठा दो, उससे जो है हमको कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब जो है ये राजनीति अंदर भी शुरू हुई है और अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग स्टेट से एक ही प्रकार की मांग उठना, वो भी दर्शाता है कि इसके पीछे कोई है। तो बिल्कुल आरएसएस की जो बात कर रहे थे, आरएसएस वो पोजीशन में नहीं है। मोहन भागवत आरएसएस में अकेले पड़े हुए, सारे जो प्रांत प्रचारक है वो मोदी जी की इच्छा से बने हुए हैं। गुजरात के अंदर भी जो प्रांत के प्रचारक है, महाराष्ट्र में भी जो प्रांत प्रचारक है, वो सारे मोहन भागवत, ठीक है कोई एक बार अपने आप को बता देते हैं, दार्शनिक बताने के लिए कुछ बात कर देते हैं, लेकिन उसमें इतना हैसियत नहीं रही है कि वो नरेंद्र मोदी को आज की स्थिति में काउंटर करे, क्योंकि आरएसएस का फंडिंग जो है वो भी नरेंद्र मोदी से हो रहा है। और वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं प्रांत प्रचारक के रूप में, वो सारे जो है वो मोदी के मोहरे हैं। तो आरएसएस भी जो है अभी उनके नियंत्रण में है। आरएसएस में इतना कोवत अभी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो भीतरघात कर सकते हैं, वो अंदर एक नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं, लोगों को धीरे धीरे बोलने की जो है हिम्मत दे सकते हैं, ये सारी चीज कर सकते हैं। लेकिन आरएसएस आज के दिन में ये कह दे कि नहीं नरेंद्र मोदी के अलावा हम किसी और को प्रधानमंत्री बना दे, वो स्थिति में आरएसएस नहीं है।